हिस्टोपैथोलॉजी है, हम लोग ये डिप्लोमा और दोनों के लिए है, बीवोक और डिप्लोमा दोनों के लिए है, ध्यान रहे। बस डिप्लोमा में क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी के साथ साथ साइटोलॉजी भी पढ़ना है। हम लोग बात करते हैं हिस्टोलॉजी पे। हिस्टोलॉजी क्या है, तो हिस्टोपैथोलॉजी एक्चुअली बोला जाता है, हिस्टोलॉजी नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, पर ये जो पूरा वर्ड है इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, हिस्टो का मतलब क्या है, टिश्यू, और पैथोलॉजी का मतलब, हाँ, कौन से डिसीज के बारे में, जो टिश्यू के अंदर है। ओके, तो सिंपल वही है ये। इससे एक चीज है, एक तो डायग्नोसिस भी कर सकते हैं बीमारी का, दूसरा है रिसर्च लेवल पे भी ये काम करता है ना। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार वैसे मतलब कोई लंप हुआ है या कोई गठिया गांठ जैसा बना है या कोई बड़ा सा मांस लेशंस हुआ है, लेशंस का मतलब है उठ जाना, तो मांस लेशन पहली बार हुआ है, वो ना कैंसर की कैटेगरी में आ रहा है ना किसी कैटेगरी में आ रहा है, तो जब हम उसके ऊपर भी कोई जांच लगाते हैं अलग अलग डाई डाल करके अलग अलग मेथड से देखते हैं, तो वो एक रिसर्च लेवल में गिना जाता है। ठीक है, बेसिकली ये जो पूरा हिस्टोपैथोलॉजी का चैप्टर्स है, ये सेल और टिश्यू की स्टडी करना और उसके ऊपर डायग्नोसिस करना, पैथोलॉजिकल लेवल पे ही हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। साथ में साइटोलॉजी क्या है, तो एक ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी है जो मेनली इन्वॉल्व करती है स्टडी और डायग्नोसिस में क्लिनिकल कंडीशंस इन द सेल्स। मतलब ऐसे क्या कंडीशंस हुए होंगे, जैसे साइटोप्लाज्म अचानक से खूब बढ़ गया तो वो फ्लूइड बन गया, है ना, यही है ना, साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड है, जेली फ्लूइड है। अगर जो वो किसी सेल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उस सेल की साइज बढ़ेगी, है ना, यानी कि वाटर का लेवल उसमें बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा तो वो भी फूल सकता है। तो हम ये सेल लेवल पे जा करके किसी भी चीज को डायग्नोसिस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोपैथोलॉजी। ओके, डिफरेंसेस कल हमने बताया, फिर आज एक बार और देख लेते हैं कि साइटोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी करती है सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन, और पैथोलॉजी सेल्स किसमें देखेंगे, माइक्रोस्कोप में, दोनों माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है ना। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज को लेकर के। ये भी किसमें देखते हैं, माइक्रोस्कोप में ही देखते हैं ना। साइटोलॉजी इवैल्यूएट्स इंडिविजुअल सेल्स, क्लस्टर सेल्स टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ द सर्टेन डिसीज इंक्लूडिंग द सम फॉर्म ऑफ कैंसर। साइटोलॉजी में कोई भी सेल में क्लस्टर्स बन रहे हैं, क्लस्टर का मतलब गुच्छा बन रहा है या एक के पास ऐसे ऐसे मुड़ करके बन रहा है, तो इसको क्लस्टर बोलते हैं। अगर जो किसी सेल के अंदर बन रहा है उस सेल का स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर से लेकर के सब कुछ, तो वो सब किस में करेंगे, साइटोलॉजी में। गुड। हिस्टोपैथोलॉजी सिंपल है, वो कैसे बना, वो सेल इतना बड़ा कैसे बना या कितना बड़ा बना है और ऐसे कितने सेल्स हैं जो बना है, तो पूरे ओवरऑल हम जो देखते हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी में देखते हैं। सेल में बी टेकन थ्रू द डिफरेंट मेथड सच एज, अब वो सेल कहां से ले सकते हैं, तो एक फाइन नीडल एस्पिरेशंस की बात हो रही है, फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनिक और सेल कल्चर। ये कुछ मेथड्स हैं जो ये वाले सैंपल केवल साइटोलॉजी में लिए जाएंगे, और इसमें लिए जाएंगे क्या क्या लिए जाएंगे, हम लोग पढ़े थे बायोप्सी और ऑटोप्सी। बायोप्सी में दो तरह का हम लोग पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे जस्ट, हाँ, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, वेट। ओके, सो वही डिफाइन किया गया। हिस्टो का मतलब टिश्यू हुआ, हिस्टोलॉजी का मतलब है टिश्यू के बारे में स्टडी करना, सिंपल है। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, तो उस टिश्यू के बारे में डिसीज को लेकर के हम माइक्रोस्कोप में उसका पता लगाते हैं, उसी को हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। हिस्टो टेक्निक्स क्या है, देखिए ये वर्ड्स ना सबको याद होने चाहिए। तो हिस्टोपैथोलॉजी का जांच करने में जो भी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कोई भी विधि, स्टेनिंग भी क्या है, एक टेक्निक है, उसको बढ़िया से ग्रॉसिंग करना भी एक टेक्निक है, उसको बढ़िया से प्रोसेस करना, टिश्यू प्रोसेसिंग करना, फिर माइक्रोटोमी में जो हम काटने वाला सीखे थे, तो ये सभी क्या है, टेक्निक्स है। तो उन सभी टेक्निक्स को हम लोग कंबाइंडली ये बोलते हैं कि वो सब क्या है, हिस्टो टेक्निक्स है, यानी कि वो टेक्निक जो हिस्टोपैथोलॉजी में यूज की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसी का पार्ट है। दीज डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व इन द टू मेन टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, वन obtained फ्रॉम द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायोप्सी। अब हिस्टोपैथोलॉजी पे आते हैं, क्योंकि अब साइटोलॉजी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में आते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी सिंपल, जैसे मैंने बताया अभी कि हिस्टोपैथोलॉजी में दो तरह से सैंपल लिए जाते हैं, एक तो जीवित व्यक्ति का लिया जाता है, एक मरे हुए व्यक्ति का या मरे हुए सेल का लिया जाएगा।
तो अगर जो कोई व्यक्ति जीवित है और उसके शरीर से कोई टुकड़ा निकाला जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोप्सी। ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, बाद में तो समझ में आ जाएगा, जो कल थे उनको पढ़ाया हूं। ऑटोप्सी क्या है? तो ऐसे व्यक्ति जो नॉन लिविंग हो या डेड बॉडी से लिया गया हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। बेसिकली ये क्रिमिनल केस या ऐसे कोई केसेस होती है तो उसमें ऑटोप्सी किया जाता है, यानी कि पोस्टमार्टम करने के बाद ये सब निकाले जाते हैं। ठीक है, अब बायोप्सी को लेकर के हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे, ऑटोप्सी को लेकर के नहीं पढ़ते हैं। ऑटोप्सी का नहीं पढ़ने का कारण क्या है, या हमें नहीं पढ़ना है उतना, बस जानकारी हमको चाहिए, पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम ना फॉरेंसिक लैब में नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फॉरेंसिक लैब क्या होती है? क्रिमिनल चीजों को पढ़ने वाली एक अलग से साइंस बनाई गई, एक लैब बनाई जिसको फॉरेंसिक लैब बोलते हैं। तो हम यहां पर ना मरे हुए व्यक्ति का ज्यादा नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे? बायोप्सी करेंगे, जीवित व्यक्ति का। अब बायोप्सी के सैंपल दो तरीके से लिए जाएंगे। एक सैंपल आपका इंसिजनल बायोप्सी होगा, इंसिजनल बायोप्सी, और एक होगा एक्सिजनल। एक इनसाइड है और एक एक्सटर्नल साइड पे है, आउटर साइड की बात हो रही है ना, इसका मतलब यही होगा ना, ये आउटर ही होगा ना और ये इनसाइड होगा। दोनों में फर्क कैसे पकड़ेंगे आप? तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये हाथ है और उसको यहीं पर क्लस्टर या लंप बना हुआ है ना, बहुत बड़ा बना हुआ है। अब इसको सर्जरी करने से पहले सर्जन क्या सोचता है कि पहले पता कर लें कि क्या है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहां से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, टुकड़ा निकाल करके, और इस टुकड़े को यदि भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंसिजनल। जब ऑपरेशन हो जाएगा वो यहीं से काट देगा, एकदम काट के पूरा निकाल देगा और पूरे टुकड़े को भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सिजनल बायोप्सी। और ये इंसिजनल बायोप्सी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, एनालिसिस ऑफ दिस टिश्यू स्पेसिमेन, हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन अकर इन अ हाईली रेगुलेटेड लैबोरेटरी स्पेस, स्टाफ एंड एडुकेट फर्निश्ड विद द इक्विपमेंट नीडेड फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अब ये जो टेस्ट हम हिस्टोपैथोलॉजी में करने वाले हैं, हमारे पास ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, एक ऐसा रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड लैबोरेटरी होनी चाहिए, या एक ऐसी लैब होनी चाहिए, स्पेशली डिजाइन किया हुआ लैब होनी चाहिए, और उस लैब में स्पेशली डिजाइन किए गए इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी ताकि हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को बढ़िया से कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सेटअप है, ये नॉर्मली एक फोटोज है, अलग अलग लैबों का अलग अलग अपना अपना सेटअप है, लेकिन सब के सब स्टैंडर्ड मानक को मानते हुए बनाया जाता है इसको। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है कि हम खूब रंग बना दें, डिजाइन बना दें, झालर लटका दें, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिस्टम बना हुआ कि मिनिमम ये चीजें होनी चाहिए, रूम का साइज कितना होना चाहिए, आगे हम लोग पढ़े हैं ना कल के डेट में। ओके, ये बेसिकली एक सेटअप है। आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये एक ना माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, एक चेयर है एक डॉक्टर को बैठने के लिए, उसके लिए सारी चीजें हैं, वो यहीं पर बैठ के रिपोर्टिंग करता है। अब यहां से ना एक दरवाजा है, कहीं ना कहीं ये एंट्री होगा, यहीं से सैंपल ले लिए जाते होंगे या इधर लिए जाते होंगे। फिर बीच में ग्रॉसिंग का सेक्शन होगा, देखिए ग्रॉसिंग एक्चुअली ये है, देखिए बेसिंग बना है, ये ग्रॉसिंग का सेक्शन है जहां पर उसको काटा जाएगा, प्रोसेसिंग के लिए अलग व्यवस्था होगा। ये बिल्कुल वॉच मेकर की जैसा होता है कि हर एक हम अपनी फैसिलिटी के अनुसार इसको सीरियल वाइज रखते हैं, सीक्वेंस में ही रखते हैं, ताकि हमको दोबारा, अच्छा मान लीजिए हो सकता है ग्रॉसिंग का यहां पर हो, हमको पता नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक बार यहां से एंट्री हुआ सैंपल लेके, हमने रिसेप्शन पे रिसीव कर लिया, रजिस्ट्रेशन उसका कर लिया, एंट्री कर लिया रजिस्टर पे या ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया, फिर उसको हमने ग्रॉसिंग पे दे दिया सॉरी, ग्रॉसिंग पे दे दिया। फिर हमने उसको क्या किया, ग्रॉसिंग देने के बाद जो अगला प्रोसेस होगा कि काटने के बाद जो छोटा टुकड़ा बचेगा उसको फिर मोम के अंदर कैसे पिघलाना है, कैसे माउल्ड बनाना है, माउल्ड बना के फिर उसको टिश्यू को प्रोसेस पहले कैसे करना है, बाद में माउल्ड बनता है। पहले उस मांस के टुकड़े को हम कई मशीन के थ्रू छानते हैं, निकालते हैं, ऐसा करेंगे, प्रोसेसिंग उसको बोलते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग बोलेंगे, आगे होगा एक मशीन हमारे पास। चलिए, ये सेटअप है नॉर्मली। ओके, लैबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि जब आप हिस्टोपैथोलॉजी की लैब डालेंगे तो कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर जो उसको बढ़िया सिस्टम से आप बनाते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज को एक बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज करने को ही ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल हिस्टोपैथोलॉजी लैबोरेटरी हैज 3 एसेंशियल पार्ट। अब जब इसका ऑर्गेनाइजेशन आप करेंगे तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक तो लैब का बढ़िया सा कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है स्टाफ,
है ना। और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड लैबोरेटरी प्रोटोकॉल्स, मतलब जब ये दोनों सही हो जाएंगे तो ही हम इसकी मान्यता लेंगे। मान्यता लेंगे तो कुछ हमारे पास प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ नियम बनाए जाएंगे, ठीक है। नियम ये आपको लेके होगा, सैंपल को लेके होगा, मशीन्स को लेके होगा, पूरी मैनेजमेंट को लेकर के भी होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इक्विपमेंट, जो पहला वाला है, मतलब लेबोरेटरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 चीजें चाहिए थी। एक तो इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन, दूसरा स्टाफ था, और तीसरा उसका रजिस्ट्रेशन, सेटअप करना और प्रोटोकॉल्स बनाना, है ना। 3 चीजें चाहिए थी। उसमें पहला चीज है ये आपका, पहले वाला क्या था कि हम लोग लेबोरेटरी का कंस्ट्रक्शन देख रहे थे, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें, मतलब वैसे टेक्निकल सामान जो इसमें सेटअप में काम आएगा। अब देखते हैं क्या क्या है। जैसे में द लेबोरेटरी एक्सेस पाथवेज शुड बी एज फॉलो, जो उसके पाथवेज होंगे, पाथवेज का मतलब है वो इस हिसाब से बनाया जाएगा रास्ता, जैसे वहां से डोर है, एंट्री है, वैसे बनाना चाहिए। तो एक होना चाहिए कि सैंपल लेने का एरिया चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल रूम या एरिया बोलेंगे। दूसरा है उस सैंपल को हम फिक्स करेंगे या ग्रॉसिंग करेंगे, तो इसके लिए अलग से एक रूम चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा रूम हो, एक बड़ा रूम हो उसमें केबिन टाइप में आपने बना दीजिए, है ना। एरिया रूम लिखने का मतलब यही है कि भाई आप एरिया बना सकते हो, या तो सेपरेट बहुत बड़ा लैब है, जैसे सपोज मान लीजिए डेली का आपको 100 सैंपल आते हैं, डेली 100 सैंपल आने का मतलब है बहुत बड़ा लोड है। एक सैंपल को 24 घंटा लगता है प्रोसेस कराने, खाली टिश्यू प्रोसेस कराने में। रिपोर्टिंग में तो उससे ज्यादा लग जाएगा, 48 घंटा 72 घंटा लग सकता है, लेकिन टिश्यू प्रोसेसिंग कम से कम 24 घंटा चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब 24 घंटे के लिए 100 सैंपल है, आज का आज 24 घंटे के अंदर नहीं किया यदि, तो कल वाला फिर 100 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा न हो तो सेटअप बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो आप रूम कर लीजिएगा, नहीं तो एरिया रखिएगा, पर ये चीजें होनी चाहिए। सैंपल फिक्सेशन और ग्रॉसिंग के लिए एक रूम होना चाहिए, सैंपल प्रोसेसिंग के लिए एक अलग से रूम होना चाहिए, जिसमें टिश्यू को प्रोसेसिंग से लेकर के, ब्लॉक बनाने से लेकर के, और माइक्रोटॉमी ब्लॉक सबको पता है ना, वो एल ब्लॉक मैंने बताया था, एल माउंट। हाँ, एल माउंट में जब पिघला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लास्ट में ब्लॉक ही बन जाएगा, वही लास्ट में हम लोग काटते हैं माइक्रोटॉमी में, ठीक है। स्टेनिंग का एरिया होना चाहिए, जब स्लाइड बन जाएगा तो जाहिर सी बात है स्टेन करना होगा। रिपोर्टिंग रूम, फिर उन स्लाइडों को रखना, जैसे रिपोर्टिंग हो गया तो स्लाइड, अब तो काम खत्म है ना उसका, लेकिन हम अपने पास प्रिजर्व करके रखेंगे उस रिकॉर्ड्स को। इसके अलावा स्टोरेज एरिया है, रूम फॉर स्पेसिमेन, जो भी सामान है ऊपर के, इन सबको रखने के लिए। और रिपोर्टिंग कलेक्शन रूम, वही रिसेप्शन होगा जहां से आपने सैंपल लिया, वहीं से रिपोर्ट भी देना होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ना उसको बिना देखे आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमारे पास क्या क्या चाहिए। एक तो ऐसी एंट्री का रूम चाहिए जहां पर सैंपल को हम रिसीव करेंगे, जब रिसीव कर लिया तो उसको क्या करेंगे हम लोग, फिक्स करेंगे या प्रोसेस करेंगे, यही होगा ना, फिक्स कर लेंगे और ग्रॉसिंग करेंगे। जब ग्रॉसिंग कर लिया का मतलब हमने जहां से सैंपल काट के निकालना था वो निकाल लिया, अब उसको क्या करेंगे, प्रोसेसिंग में भेजेंगे, तो प्रोसेसिंग रूम चाहिए। जब हमने प्रोसेस कर लिया तो हम उसके बाद वो एल माउंट वो सब करने का काम करेंगे, स्टेनिंग बनाएंगे, स्लाइड बना लेंगे। स्लाइड बना लेंगे तो स्लाइड बनाने के बाद स्टेनिंग रूम चाहिए। जब स्टेनिंग जब हो गया, सब कुछ ओके है, अब क्या चाहिए, रिपोर्टिंग ही चाहिए ना, डॉक्टर के पास जाकर के उसको, तो रिपोर्टिंग रूम चाहिए। अब जब हमने रिपोर्ट भी बना लिया तो स्लाइड को रखने के लिए, स्लाइड को प्रिजर्व करने के लिए स्टोरेज रूम चाहिए, रिकॉर्ड रूम चाहिए। उसके बाद जब रिपोर्ट बन गया तो रिपोर्ट देने के लिए एक अलग से रूम चाहिए। ये तो क्लियर है ना, ऐसे सिंपल याद कर सकते हैं, पॉइंट वाइज याद करने की जरूरत नहीं, ये याद हो जाता है। एक चीज और है जो ऊपर वाले पॉइंट्स हम लोग भूल गए हैं, हिस्टोपैथोलॉजी का जो मेन मालिक, अच्छा स्टाफ होगा, अभी स्टाफ पढ़ेंगे तब आएगा वो, ठीक है। चलिए ये है ना, ओके। लोकेशन, लैब का लोकेशन ऐसी जगह कम से कम हो जहां पर सारे मरीज पहुंच चले जाएं। जंगल बना रखे हैं बीच में है तो कौन जाएगा, डर के मारे नहीं जाएगा। या 3 मंजिले की बिल्डिंग है, आप 3 मंजिले में ऊपर रखे हुए हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो लैब का लोकेशन ऐसी जगह हो जहां पर मरीज इजिली एक्सेसिबल हो, ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन लिखना होगा ना, तो अभी इतना आप नहीं लिख सकते हो। तो इजिली एक्सेसिबल टू पेशेंट या पर्सन, कभी पेशेंट नहीं जाता है तो उसका कोई गार्जियन ही जाता है ना, तो पेशेंट या पर्सन के लिए इजिली एक्सेसिबल हो, मतलब इजी से आप एक्सेस कर जाएं। रूम कैसा होना चाहिए, तो पहले तो रूम, हर रूम का जो भी बात करेंगे मेडिकल लाइन में, सारे रूम वेंटिलेटेड होने चाहिए। वेंटिलेटेड का मतलब समझते हैं ना, हाँ ये ऊपर जैसे लगा हुआ है ना, वेंटिलेटेड होने चाहिए, और उनकी सीलिंग भी एक हाइट पे होनी चाहिए, और एयर कंडीशनर भी होने चाहिए। उनकी वॉल जो है फायर प्रूफ पेंट से पेंटेड होना चाहिए।
और फ्लोर की जो टाइल्स लगती है, टाइल्स के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, एकदम टाइल्स चपकी होनी चाहिए, ताकि कोई सैंपल गिर जाए ना बीच में फिर वो सड़ने लगेगा, आप साफ नहीं कर पाएंगे उसमें। तो प्रॉपरली होना चाहिए। उस रूम में वाटर की सप्लाई, इलेक्ट्रिक की सप्लाई, सारी चीजें, अलमीरा, रेक्स, ये सब होने चाहिए। केमिकल डिस्पोजल के लिए अलमीरा होनी चाहिए, एक लेवल पे होनी चाहिए, ज्यादा हाइट लेवल पे नहीं होने चाहिए। प्रोसेसिंग रूम मस्ट हैव अ सेफ्टी कैबिनेट। सेफ्टी कैबिनेट का मतलब वो जो डब्बा हम दिखाए थे ना, जिसके अंदर वो हम बदल लेते हैं टिश्यू, वो होना चाहिए। रिपोर्टिंग रूम शुड बी आइसोलेटेड, स्पेसियस एंड फ्री फ्रॉम द एनी नॉइस। अब जहां पर रिपोर्टिंग होगा, जहां पर वो डॉक्टर बैठ करके रिपोर्ट करेगा, स्लाइड देख करके, वो पीसफुल जगह होनी चाहिए। सिंपल, एक सेपरेट रूम होना चाहिए। स्पेसियस का मतलब है थोड़ा सा जगह हो, पता लगा इतने में है, इतने में कैसे करेगा, ऐसा लगेगा बंदिश में है। तो स्पेसियस होना चाहिए और नॉइस फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट, जनरल रूल, सेफ्टी अरेंजमेंट। सेफ्टी अरेंजमेंट का मतलब सिंपल है कि जितने भी लोग उसमें काम करते हैं, जितनी मशीनें, सबके लिए अपना अपना सेफ्टी के रूल्स होते हैं। ग्लोव्स पहनना, मास्क लगाना, है ना, वो बाल को ढकने के लिए भी आता है, हेड कैप आता है, और अप्रन यूज करना, या ऊपर से एक लैब कोट अलग से पहनते हैं, वो जो प्लास्टिक का रहता है, ताकि आप जो ग्रॉसिंग कर रहे हो तो कपड़े पे ना छिटके। तो ये सब चीजें हैं। बाकी इलेक्ट्रिक वाली मशीन को यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर ध्यान दीजिए कि आईएसआई मार्के की हो, तो कि शॉक वॉक न लगे आपको। और जो भी आप सिस्टम मशीन को चलाने के लिए यूज करेंगे वो एसओपी के अनुसार होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से ही वो होना चाहिए। नेक्स्ट, और ये भी सेम वैसे ही है, स्किन स्किन सब कुछ बचा के रखना आता है, हैंड वॉश कर लीजिए, ये सब है आपके लिए। हम लोग, मुझे लगता है कि एक पॉइंट हम लोग भूल गए हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए, स्टाफ वाला आ रहा है क्या, और नेक्स्ट चलिए, और चलिए, और चलिए, और, हाँ, स्टाफ भूल गए हैं क्या हम लोग। पीछे एक बार जाइए, एक बार, ऐसे तो नहीं स्लाइड एक दो हम लोग आगे जंप कर गए हैं। हाँ, जनरल रूल से पहले, जनरल रूल्स और पहले, हाँ रुकिए, अच्छा ठीक है, चलिए, ठीक, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, और चलिए, ठीक है, ये हैंड वॉश उसको करना होता है। और जो भी आप ना टॉक्सिन या जितने भी चीजें हैं बहुत ध्यान से यूज करना है, जहरीली चीजें, केमिकल्स है, वो सबको हैंडलिंग बहुत सही से करना है। ग्लोव्स पहन के रखना होता है। सुटेबल कोट्स, कोट का मतलब है वही वाटर प्रूफ है तो वाटर प्रूफ वाला पहन लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक एक पढ़ने में ना समय फिर चला जाएगा, कल वाला ही रह जाएगा फिर वो। ओके, और देखिए ये हम लोग ना पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू एमएलटी में हम लोग पढ़े थे कि लैब में खाना पीना नहीं चाहिए, वो लैब वाले जहाँ पर सामान वाला फ्रिज है उसमें खाने वाला सामान नहीं रखना चाहिए। और फिर सैंडल, जिसे वो स्लीपरी सैंडल, पता लगा कि आपको 9 नंबर का है चप्पल, लेकिन घर में नहीं होने से आप 10 नंबर वाला पहन के आए हैं, तो ओवर साइज, अंडर साइज नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली लूज वो सब नहीं होने चाहिए, और कपड़े भी लूज वाले नहीं पहनने चाहिए, वो ऐसे हो कम से कम फिटेड हो, कहीं पता लगा आप चल रहे हो फंस रहा है तो फिर कुछ गिरा देगा। नेक्स्ट चलिए, हम माइनर पर्सनल पेट वोट अलाउ नहीं है कि आपका कुत्ता बहुत बढ़िया है घर में सोफा पे रहता है तो आप लैब में लेके आइए, ऐसा कुछ नहीं करना। मांस का टुकड़ा देखा खा जाएगा वो, खा जाएगा, नहीं खा जाएगा, खा जाएगा वो, नहीं खा पाएगा, फार्मलिन का केमिकल लगा होता है तो नहीं खाएगा वो। हाँ, वो टेस्ट सोरनेस आता है तो खा नहीं पाएगा, बहुत भूखा हुआ तो खा जाएगा। हाँ, ये फोन वोन एकदम यूज नहीं करना है। हेडफोन लगा के आप सुन रहे हो, पता लगा उधर शॉक लग के मशीन धड़ 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 कर रही है, आपको पता ही नहीं है। इसके अलावा नॉर्मली काम के दौरान, यानी जब आप प्रोसेसिंग कोई काम कर रहे हो तो फोन तो यूज नहीं करना है। मैंने बताया ना सिंपल एक एग्जांपल, कि सपोज आप तो ग्लोव्स पहने, मम्मी का फोन आ गया, आपने क्या किया, उठा लिया, तो आपके जो ग्लोव्स पे लगे थे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो भी लगे थे वो लग गए, फिर आपने उठा करके बात भी कर लिया। चलो, आप वैसे अगर जो घर चले जाते हैं बिना क्लीनिंग का, तो हो सकता है घर पे कोई छोटा बच्चा या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, छोटा बच्चा होगा तो उसको इन्फेक्शन और जल्दी हो जाएगा, बड़ा भी होगा तो उसके भी हाथ में तो चला जाएगा जब ऐसे आपका फोन यूज किया। तो चीजें हैं वो सब अवॉइड कर देना है। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे सारे के सारे आईएसआई मार्का होंगे, आईएसआई मार्क के होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसमें ये गिना जाता है। मतलब इससे जो भी सामान आप लीजिए, बेसिकली ये थोड़े रजिस्टर्ड होते हैं तो शॉक प्रूफ के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, ये सब ठीक है, सारे केमिकल के हैं, हटाइए, सब पढ़ लेंगे, हो जाएगा। और हाँ, ओके, ये कुछ ग्रॉसिंग के इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी ये सब आएगा धीरे धीरे, आगे बहुत पढ़ने के लिए मिलेगा। और हाँ, और और ठीक है, और हाँ, पीछे, ओके।
हाँ ओके, ये नहीं, आगे और आइए। ठीक है, लेबोरेटरी स्टाफ पे आते हैं ना। पहला तो क्या था, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट वाला था ऑप्शन। दूसरा क्या है, लेबोरेटरी स्टाफ को लेकर के है। लेबोरेटरी स्टाफ में हम सब आते हैं, एक डॉक्टर से लेके, मैनेजर से लेके, क्लर्क से लेकर के, लैब सीनियर टेक्नीशियन से लेके, लोअर टेक्नीशियन या जूनियर टेक्नीशियन से लेके अटेंडेंट तक, और हेल्पिंग स्टाफ और भी आते हैं। लेबोरेटरी स्टाफ शुड बी इन द फॉलोइंग। लेबोरेटरी डायरेक्टर या इंचार्ज एक होता है, एक कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट होगा। कंसल्टेंट पैथोलॉजी का मतलब है आ रहा है वो आकर के करके जाते हो, मालिक नहीं होता है। नहीं तो ये दोनों भी हो सकता है, एक ही आदमी, बस ये कंसल्टेंट हट जाएगा, सिर्फ ये कंसल्टेंट हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसके अलावा बायोमेडिकल साइंटिस्ट होगा, जो सीनियर मोस्ट मैनेजर जिसको बोला जाता है, उसको पूरा जानकारी रहता है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो इसमें सीनियर हो सकता है और जूनियर टेक्नीशियन हो सकता है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का मतलब है इनसे भी जूनियर होगा। जब आप इंटर्नशिप पे जाएंगे तो यही रहेंगे आप, ठीक है। इंटर्नशिप में आपको कोई पदवी नहीं मिली होती है, आप अटेंडेंट होते हैं। आपको बोला जाता है कि फलाना नाम का जो सैंपल है लेके आओ, लेके जाएंगे, वो बोलेंगे चलो ये अपना अपन पहन लो, हेक्सा ब्लेड ले लो और काटना शुरू करो, हम देखेंगे। तो बता जाता है कि देखो यहीं तक काटना है, आप काटेंगे तो फिर आके देखेगा हाँ सही काटे हो, नहीं अभी सही नहीं काटे हो, थोड़ा सा और काटो। फिर धीरे धीरे चीजें प्रमोट हो जाती हैं। पर हम लोग कभी यहाँ नहीं आएंगे, हम लोगों की लास्ट लिमिट कहाँ रहेगी, यहीं तक रहेगी। हाँ, ये यहीं तक आके सुई रुक जाएगी आप लोगों की, हमारी भी, ठीक है। हाँ, अगर जो आप इसके बाद MBA करते हो, मेडिकल हेल्थ केयर से आता है, तब आप ये मैनेजर से थोड़ी सी ऊपर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बन पाएंगे। अदर क्लीनर, रिसेप्शनिस्ट और भी स्टाफ जो होते हैं, मतलब इतने स्टाफों की जरूरत होती है आपको। लाइसेंसिंग वाले आगे होगा। हाँ, अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति को आप कंसल्टेंट डॉक्टर को रख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब है उसकी योग्यता क्या होगी, क्या वो लाइसेंसी होना चाहिए। तो वही उसी पे बात करते हैं कि द जॉब डिस्क्रिप्शन, द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द स्टाफ शुड बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। का मतलब यह है कि डिस्क्रिप्शन का मतलब है किस पद के लिए आपको रखा जा रहा है, आपका काम क्या रहेगा लैब में, आपको क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी और आपकी लिमिटेशंस क्या होंगी। अब हम लोग टेक्नीशियन हैं, तो हम लोगों की लिमिटेशंस तो सबसे बड़ा क्या है कि हम लोग साइन नहीं कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, या कौन रोकने वाला है आपको। स्लाइड आप बना रहे तो देख सकते हो, पर डायग्नोसिस, फाइनल डायग्नोसिस कौन देगा, डॉक्टर देगा। चलिए, क्वालिफिकेशन और उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। तो टेक्निकल स्टाफ एंड पैथोलॉजिस्ट शुड हैव अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड लाइसेंस। Periodically evaluations of the staff should be done। अच्छा, वो ये कह रहा है ना कि चाहे वो स्टाफ हो, कौन से, टेक्निकल स्टाफ मतलब लैब टेक्नीशियन और पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट का मतलब है जो डॉक्टर ऑथराइज्ड है उस रिपोर्ट को साइन करने के लिए। ये दोनों के पास तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्या होने चाहिए, लाइसेंस होने चाहिए। और समय समय पर, पीरियोडिक का मतलब होता है टाइम टू टाइम, उनकी एक इवैल्यूएशन ऑफ द स्टाफ शुड बी डन, मतलब क्वालिटी चेक उनकी होनी चाहिए। अब ये कैसे करते हैं इवैल्यूएशंस, कि 6 महीने के बाद ना एक बार छोटा सा टेस्ट ले लिए, कहीं आप भूले तो नहीं हैं, 6 महीने के बाद टेस्ट ले लिए, साल भर के बाद एक बार टेस्ट ले लिए, होता है ना, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग होता है। आप जब सरकारी नौकरी करेंगे, पुलिस वालों को देख लीजिए, वो शूटिंग के लिए फिर उनको भेजा जाता है। जैसे साल भर होने को आया ना, तो एक बार उनको ना वो बंदूक चलाने के लिए बुलाया जाता है कि चलो फायरिंग करने चलना है, तो उनको फिर सिखाया था कहीं भूले तो नहीं है, क्योंकि ड्यूटी के दौरान हर कोई बंदूक नहीं चलाता है। पर फिर से उनको वहीं बुलाया जाता है कि आइए और यहाँ पर 1 महीना रहिए, जिसमें से 10 दिन ये काम करने हैं, रूल्स सिखाते हैं। नया नया बदलता है ना डे बाय डे चीजें, तो ठीक वैसे हमारे पास भी ऐसा होता है। तो पेरियोडिकली इवैल्यूएशन ऑफ द स्टाफ शुड बी डन का मतलब है कि समय पर उनका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। इवैल्यूएशन का मतलब है, वैल्यूएशन का मतलब है कीमत बताना, और इवैल्यूएशन का मतलब उनको कीमत, उनको समझाना कि मतलब जो हम काम करें इसकी कितनी कीमत है या अहमियत है। अब हमारी यानी कि टेक्नीशियंस की क्या जिम्मेदारी है, तो सिंपल है, हम रिपोर्ट किसको करते हैं, डायरेक्टर को। हमारी जॉब समरी क्या होगी कि हिस्टोलॉजिकल टेक्नीशियन विल बी परफॉर्म द वेरियस टास्क। हम लोग जो टेक्नीशियन है, हम बहुत सारे काम करेंगे, जैसे सैंपल को रिसीव करना, प्रोसेस करना, प्रॉपर पेशेंट का टिश्यू लेना,
सैंपल भी लेने जाएंगे ना कभी कभी। उसके अलावा माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन और एनालिसिस ऑफ द पैथोलॉजिस्ट, हम किस में हेल्प करेंगे? माइक्रोस्कोपी में, और पैथोलॉजिस्ट को माइक्रोस्कोपी करने में हेल्प करेंगे, स्लाइड बना के देंगे। कभी कभी हम लोगों से पूछते थे कि तुम देख लो बनाया तो देखो, देख लो एक बार क्या दिखा रहा है, तो हम लोग जानबूझ के देखते थे। भले ही हमारा वो माने ना माने अलग बात है, पर डॉक्टर से अगर जो आपका रिलेशन अच्छा है ना, तो वो पूछते हैं बेटा देखे हो, तो हम लोग बोलते थे कि हाँ सर हमको तो दिखा, ये वाला सेल दिखा है ट्यूमर का, या ये वाला कैंसर का स्टेज दिख रहा है सर, ये कलर में आया है, तो बोलते चलो ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं, पर हम लोग, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग फाइनल वही लोग करेंगे, आप कुछ भी कह लीजिए। इसके अलावा हमारे पास और भी काम है कि हम लॉगिंग करेंगे। लॉगिंग का मतलब है सैंपल को रजिस्ट्रेशन करना, बैच डिसाइड करना। बैच का मतलब होता है ना, किसी से मान लीजिए आपकी शिफ्ट मॉर्निंग में है 8 AM, ठीक है, 8 AM है, आपको जितने भी सैंपल आए तो हम लोग नोट करने जाते हैं कि मतलब शिफ्ट 1 में ये पहला सैंपल है, शिफ्ट 1 में दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 8 से 12 PM के बीच तक बैच 1 बनाया। मतलब अब जब इतने हमारे पास 12 बजे तक हम क्या करेंगे, कलेक्शन कर लेंगे। अब ये सैंपल रिसेप्शन से अब अंदर जाएगा प्रोसेस में, तो बैच 1 में कितने जाते हैं, 10, 12, 15 जितने भी होंगे वो चले जाएंगे। तो बैच वाइज बनाना भी हमारा ही काम है, ताकि इजीली ट्रैक कर सकें। अब पता लगा कि मरीज आया है 9 बजे, तो सिंपल पता लग जाएगा कि बैच 1 का मतलब है कि 8 से लेकर के 12 के बीच में होता है। तो जो 9 बजे भी सैंपल आया होगा तो वो किस में होगा, बैच 1 में होगा। तो ये सब क्रिएट करने का काम हमारा है। इसके अलावा उसको काटना, माउंटिंग करना, स्टेनिंग करना, ये सब हमारा ही काम है। इसके बाद स्पेसिमेन को कैसे रिसीव किया जाए, सर्जिकल से, ऑटोप्सी से, कोई ऐसे केसेस जहां से ले सकते हैं, या कोई किस सैंपल को कितनी जल्दी प्रियोरिटाइज करना है, ये हम ही लोग डिसाइड करते हैं। अब घर का वाला किसी का सैंपल है तो हम पहले जाके लगवाते हैं, ये हमारे रिश्तेदार का है, इसको जल्दी प्रोसेस करवाइए, होता है ऐसा। तो प्रायोरिटी भी हम ही सेट कर सकते हैं चाहेंगे तो। मान लीजिए कभी मऊ में जाइए किसी डॉक्टर के पास जहां पर 100 लोगों की भीड़ है, पर्ची कटा हुआ है आपका, आप जा रहे हैं 100वें नंबर पे, लेकिन अगर जो रिश्तेदार बैठा है तो बोलेगा पहले से लगाए थे, तो 3-4 नंबर पे सेट कर देगा आपको, ऐसा होता है। तो प्रायोरिटी भी हम लोग सेट कर सकते हैं। हमारी ड्यूटीज, ये बहुत जरूरी है। ड्यूटीज स्पेसिमेन फ्रॉम द सर्जरी डिपार्टमेंट, शॉर्ट द स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, रिट्राइव द स्पेसिमेन फ्रॉम द सर्जरी डिपार्टमेंट का मतलब है कि सर्जिकली जहां पर यह ऑपरेशन हुआ था वहां से सैंपल को उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि डेली सैंपल वो लोग पहुंचा नहीं सकते हैं, तो लेना भी हमारी जिम्मेदारी है। पूछ लेना भी कि हाँ सर आज सर्जरी हुआ है तो कोई सैंपल निकला है, तो हाँ बोलेंगे तो जाके लेके आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद शॉर्ट स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी एंड डिफिकल्टी ऑफ प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड इन द पैथोलॉजी लैब। आप ना शॉर्ट करेंगे कि किस सैंपल को पहले कराया जाए, कौन सा अर्जेंट है। जैसे हमने पढ़ा था 2 तरह का, इंसिजनल था और एक्सिजनल था। तो मोस्टली इसको हम लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि इनको ना डॉक्टर अभी ऑपरेशन करने वाला होता है, इसलिए ये जांच भेजता है निकाल करके उसमें से छोटा टुकड़ा, और ये तो पूरा काट पीट लेगा तब भेजेगा, है ना। तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि हाँ पहले ऐसे वाले सैंपल को लगा दिया जाए, बाद में करेंगे। इसके अलावा कोई और डिफिकल्टी या कोई ऐसा काम जो उसमें बाधा आती है तो उसको भी हम लोग मेंटेन करने का काम करते हैं। बाकी एम्बेडेड स्पेसिमेन इनटू द ब्लॉक एंड फिक्सेस द टिश्यूज फॉर्मलिन। अब जो सैंपल लेके आया है, हो सकता है सर्जरी से आप लेके आए फॉर्मलिन सैंपल में फिक्स नहीं किया हुआ है, तो लेकर के आके तुरंत आप फॉर्मलिन सैंपल में जाकर के उसको डुबा के छोड़ देंगे, ठीक है। वैसे ही ऑपरेट्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंट डिहाइड्रेशन, सेक्शन क्लियरिंग, ये सब प्रोसेसिंग का है कि डिहाइड्रेशन करना। जब पानी में डुबा रखें तो पानी सोख लेता है ना टिश्यू, पता लगा इतना बड़ा टुकड़ा आया है और रात भर में पानी सोख के इतना बड़ा बन गया है, तो फिर से उस पानी को सुखाने का काम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। सेक्शन क्लियरिंग, इम्प्रिग्नेशन, इम्प्रिग्नेशन का मतलब किसी चीज में डुबाना होता है, इम्प्रिगमेंट करना। इसके अलावा पैराफिन के साथ उसको माउल्ड करना, वो गोंद के साथ, गोंद कह रहे हैं मोमबत्ती का जो आता है पैराफिन, उसमें डुबाना, फिर उसको सेक्शन कटिंग करना और फिर स्टेनिंग करके स्लाइड बनाना, स्लाइड बना के स्टेनिंग करना। उसके बाद सॉल्यूशन, स्टेन, इसको कितना पोजीशन पे है सब रखना और बना करके रखना। प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए ना कि स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, पहले ए में है कि बी में डुबाना है। इसके अलावा ऑपरेट्स एंड मेंटेन ऑल हिस्टोलॉजिकल एरिया एंड इक्विपमेंट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ रीडिंग, क्लीननेस, सब कुछ। ओके हम लोग ना हिस्टोलॉजी में
हर एरिया पे लेबल देके रखते हैं, जैसे क्लास में लिखा है ना, क्लास 1 है, BMLT DMLT है ना, तो वैसे ही सब लिखा होता है कि यहाँ पर कौन सा केमिकल है, यहाँ पे कौन सी मशीन है, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ही सब जगह लेबलिंग किया होना चाहिए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक्स वेरीफाइंग द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑन लेबल के साथ। अब ब्लॉक आप ये सोचिए कि मोमबत्ती का है, वो पैराफिन जो मोम से बना के आपने ब्लॉक बनाया, ब्लॉक पे तो लिखेंगे नहीं, लिख पाएंगे, वो गर्म है कहाँ लिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर पे लिख के, प्लास्टिक के पेपर पे लिख के, और उसी में ही साथ में पिघला देते हैं। समझ में आया? अब वो तो खराब नहीं होगा ना, वो कहाँ पिघलने वाला है। अब वो पिघला देते हैं, फिर बाद में जब वो कटने लगता है तो हमको पता है कि ये किसका है। अब जब तक वो मोम पिघलेगा नहीं तब तक तो वो टैग रहेगा ना, तो वो सबकी जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर जो मिसमैच हो गया तो फिर से सैंपल उठाइए, फिर से करिए। चलिए नेक्स्ट, परफॉर्म एंड मॉनिटर द इन्वेंट्री सप्लाईज। इन्वेंट्री सप्लाईज का मतलब होता है स्टॉक। जो भी सामान में कम और ज्यादा या खर्च हो रहा है तो उसकी प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं। कम हो गया तो मंगा लीजिए। तो वैसी चीजों को हम नॉर्मली मटेरियल या वो सब नहीं बोलते हैं, सिंपल इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री में सब आ जाएगा, वो छोटे से सुई के धागा से लेके ब्लेड से लेकर के बड़ी मशीन तक सारे के सारे इन्वेंट्री हैं। कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द रूटीन एंड स्पेशल प्रोसीजर लाइक स्टेनिंग प्रोसीजर, और जो भी चीजें हैं हमारे पास इतनी कैपेसिटी उस स्टाफ के पास होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि स्टेनिंग कौन सी करनी चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना है उस सैंपल को। इसके अलावा इनकरेज करना है अदर लैब पर्सन को, और भी लोगों को हम मोटिवेट करने का भी काम करते हैं लैब में। करते हैं कि नहीं? जूनियर्स आ जाए तो दोष नहीं दिखाते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, अगर आपका जूनियर आया तो आप उससे एकदम रगड़ के काम लीजिए, ऐसा नहीं होता है। हम मोटिवेट करते हैं, चलो नहीं आ रहा है ना, हम तुमको सिखाते हैं कैसे करना है, ऐसे किया जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्नीशियन ये पूछता है, एक तो स्पेसिमेन को रखना, प्रिजर्व करके रखना, मतलब संभाल के रखना, स्पेसिमेन को लेबलिंग करना, लॉगिंग करना और आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना। लॉगिंग करने का मतलब है ऑनलाइन या कंप्यूटर पे चढ़ा लेना। आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना का मतलब ये कौन सा नंबर, सीरियल नंबर होगा, दूसरा तीसरा चौथा जो भी है। आजकल ना बारकोड सिस्टम आ गया है, ठीक है ना, वो बारकोड सिस्टम होता है, वो प्रिंटेड बस चिपका दीजिए उस पर, काम खत्म। प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ फैसिलिटी देयर ग्रॉस एंड, उसको तैयार करना कहां से लेकर के, ग्रॉसिंग से लेकर के, मतलब स्पेसिमेन को कलेक्शन से लेकर के माइक्रोस्कोपी करने तक सारी जिम्मेदारी हमको रहेगी और जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिकॉर्ड करके रखना हमारी जिम्मेदारी है।